हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईसीसी मैथ्स में। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का आपका चैप्टर नंबर 6 लेके आए हैं, जिसका नाम है आपका वंशागति का आणविक आधार। ठीक है ना। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कि किस प्रकार से वंशागति में आपके डीएनए और आरएनए किस प्रकार से आपके हेल्प करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। ठीक है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, हम उसको डीएनए और आरएनए को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। डीएनए और आरएनए को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। और याद रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल को सबसे पहले फ्रेडरिक मेसर ने खोजा था। ठीक है ना। और जब इसको न्यूक्लिक अम्ल को फ्रेडरिक मेसर ने खोजा था, तो उस समय इसका नाम क्या रखा गया था, न्यूक्लियन रखा गया था। ठीक है ना। क्या रखा गया था, न्यूक्लियन रखा गया था। ठीक है। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ना, उसी के आपके पार्ट्स होते हैं, कौन से आपके, डीएनए और आरएनए। यानी हम कह सकते हैं कि डीएनए और आरएनए को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लिक अम्ल कहेंगे। ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में वंशागति के आणविक आधार में हम लोगों को डीएनए के बारे में डिटेल से पढ़ने हैं और आरएनए के बारे में डिटेल से पढ़नी है। ठीक है ना। ओके। चलिए, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इस कड़ी में सबसे पहले हम पॉइंट जानते हैं डीएनए क्या होता है। ठीक है ना। डीएनए यानी क्या, डीऑक्सीराइबो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो क्या, न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, याद रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ना, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, याद रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो किससे बना होता है, तो बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड से। किससे, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो इकाई है। क्या है, इकाई है। किसकी, तो बोलेंगे न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल की। ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड किसकी इकाई है, न्यूक्लिक अम्ल की। यानी बोल सकते हैं कि डीएनए और आरएनए का निर्माण जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से होता है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल है आपका डीएनए और आरएनए। ठीक है ना। डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। और न्यूक्लिक अम्ल की जब इकाई न्यूक्लियोटाइड, जिसका मतलब कौन सा होता है, डीएनए और आरएनए की इकाई भी क्या आपका होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है ना। अब सवाल है कि न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आपके, वो किससे बनते हैं, वो आपका बनता है शर्करा से, फॉस्फेट से और नाइट्रोजिनस बेस से। यानी इसमें क्या आपका होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजिनस बेस होता है। ठीक है ना। यानी तीन चीज से क्या होता है, मिलकर क्या बनता है आपका, न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डीएनए क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, डीएनए क्या बोलते हैं हम लोग, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए, केंद्रक के अम्लीय पदार्थ के रूप में, याद रखिएगा किसके रूप में, तो केंद्रक के अम्लीय पदार्थ के रूप में, ध्यान दीजिएगा, अम्लीय पदार्थ के रूप में। तो यहां से एक प्रश्न बन गया कि डीएनए जो होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, तो बोलेंगे अम्लीय होता है। ठीक है ना। तो केंद्रक के अम्लीय पदार्थ के रूप में हम किसको जानते हैं, डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक मेसर ने खोजा था। कब खोजा था, 1869 में। अब सवाल है कि सर, न्यूक्लिक अम्ल को भी खोजने वाला फ्रेडरिक मेसर और डीएनए को खोजने वाला फ्रेडरिक मेसर, तो बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि याद रखिएगा जब फ्रेडरिक मेसर ने न्यूक्लिक अम्ल को खोजा था तो वो कौन सा न्यूक्लिक अम्ल था, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं आपके, डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। तो सवाल होगा ना कि सर, जब फ्रेडरिक मेसर ने न्यूक्लिक अम्ल को जब खोजा तो आखिरकार वो कौन सा न्यूक्लिक अम्ल था जिसको फ्रेडरिक मेसर ने खोजा था, याद रखिएगा वो था आपका डीएनए। ठीक है ना। इसलिए फ्रेडरिक मेसर को न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता के रूप में भी और डीएनए के खोजकर्ता के रूप में भी हम लोग इसको मैंने इनको जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए, बताइए कि डीएनए जो होता है उसको किसने खोजा, तो क्या बोलेंगे, फ्रेडरिक मेसर ने। कब खोजा था, 1869 में। और याद रखिएगा किस रूप में खोजा गया था, तो बोलेंगे अम्लीय पदार्थ के रूप में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें है डीएनए के बारे में कि डीएनए जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, यानी इस पे क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। क्या होता है इस पे, नेगेटिव चार्ज। अब सवाल है कि सर, हमने आज जान लिया कि डीएनए अम्लीय होता है। ठीक है। डीएनए पर क्या होता है आपका, ऋण आवेश भी होता है। चलिए ठीक है। आखिरकार ऋण आवेश का और अम्लीय प्रकृति होने का कारण क्या है, तो देखिए, तो याद रखिएगा कि डीएनए की अम्लीय प्रकृति तथा उस पर ऋणात्मक आवेश जो होता है वो किस कारण से होता है, याद रखिएगा वो होता है आपका फॉस्फेट के कारण होता है। और फॉस्फेट जो होता है वो किससे बनता है, फॉस्फोरिक एसिड से। और पता आपको होगा फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है आपका, पी इस तरह से आपका होता है, देखिए यही नाम का होता है फॉस्फोरिक एसिड, इसी से नाम बनता है आपका फॉस्फेट। याद रखिएगा इसी की उपस्थिति से क्या होता है आपका डीएनए जो होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है और उस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। याद कीजिएगा, मैंने जब आपको पेंटोज शर्करा पढ़ाया था, तो पेंटोज शर्करा कितने टाइप के थे? 2 टाइप के। एक था आपका राइबोज और एक था आपका डीऑक्सीराइबोज। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पेंटोज शर्करा तो ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसमें जो शर्करा आपका है वो कौन सा शर्करा है? तो बोलेंगे पेंटोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा भी 2 गो, राइबोज की डीऑक्सीराइबोज, तो बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज। ठीक है ना। याद रखिएगा कि डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। तब बोलेंगे कि सर जब डीऑक्सीराइबोज से डीएनए, तो राइबोज से क्या आता? बोलेंगे आरएनए। इससे क्या? आरएनए। क्लियर। जब डीएनए का निर्माण डीऑक्सीराइबोज से, तो राइबोज से किसका? आरएनए का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है आपका? एटीजीसी। ए से क्या आपका होता है? तब बोलेंगे ए से आपका होता है एडेनिन। क्या होता है? ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से गुआनिन और सी से क्या होता है आपका? साइटोसिन। जब हम लोग इसके बारे में जब पढ़ेंगे ना नाइट्रोजन क्षार, तो बताएंगे आपको कि ए क्या होता है। तो ए जो आपका होता है वो आपका होता है एडेनिन। ठीक है। जी आपका होता है गुआनिन, सी होता है आपका साइटोसिन। ठीक है ना। और टी आपका होता है थाइमिन। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के क्या आपके होते हैं? ये आपके हैं नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है ना। नाइट्रोजनी क्षार जो किसमें होते हैं? जो आपके होते हैं, याद रखिएगा, डीएनए के निर्माण में। ठीक है ना। तो डीएनए में क्या होते हैं आपके? 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार। याद रखिएगा, एडेनिन उसी को ए लिखा हुआ है, गुआनिन उसी को जी लिखल है, साइटोसिन उसी को सी है और थाइमिन उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टी बोलते हैं। ATGC। तो बताइए डीएनए के बारे में इतनी जानकारी क्लियर हुई क्या? कि डीएनए एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ होता है। इसको सबसे पहले फ्रेडरिक मेसर ने, याद रखिएगा, 1869 में खोजा था। और पूछिएगा आपसे, बताइए कि फ्रेडरिक मेसर ने जब इसको खोजा तो किसमें खोजा था? याद रखिएगा, मवाद कोशिका में। किसमें खोजा था? याद रखिएगा, मवाद कोशिका में। ठीक है ना। इसमें मवाद कोशिका में खोजा गया था। यानी जो होता है ना घाव त्वचा के ऊपर, उस कोशिका में क्या हुआ था? इसको खोजा गया था। किसको? आपका न्यूक्लिक अम्ल को। और वो कौन सा न्यूक्लिक अम्ल था जिसको खोजा गया था? तो याद रखिएगा, वो था आपका डीएनए। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं डीएनए की संरचना की, तो देखिए डीएनए की संरचना एक सबसे बड़ा एक रहस्य था कि डीएनए की खोज होने के बाद सब लोग के दिमाग में आखिर ये बात चलने लगी कि आखिरकार डीएनए आखिर होता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए इस क्षेत्र में आपके 2 साइंटिस्ट काम कर रहे थे। एक थे आपके विल्किंस, याद रखिएगा, ये थे आपके मेल, और एक थे आपके फ्रैंकलिन, ये क्या थे आपके फीमेल। ठीक है ना। तो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्स रे निवर्तन यानी कि एक्स किरणों को क्या किया था? सोचिए खुद से कि मवाद कोशिका से क्या खोजा गया? डीएनए। अब सवाल है कि उस डीएनए को हमको स्ट्रक्चर देखना है कि आखिरकार उसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो देखिए मान लीजिए कि मवाद कोशिका से डीएनए निकला है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया था? इस पे एक्स रे मारा, एक्स किरणों को मारा। अब इसके नीचे क्या है? ये आपका एक्स रे फिल्म होता है, जिसके ऊपर क्या होता है? इसका तस्वीर छपेगा, है ना। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब हड्डी का, टूटी हुई हड्डी का स्कैनिंग करवाते हैं तो क्या होता है? जो हिस्सा बॉडी का फ्रैक्चर है उसको, उसके ऊपर क्या करते हैं? एक्स किरणों को डालते हैं और उसमें क्या होता है? उसके से जो हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है ना, वो क्या होता है? आपके एक्सरे फिल्म पर क्या होता है? छप जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है? ये मवाद कोशिका है, उसका डीएनए है, इसके ऊपर क्या किया? एक्स किरणों को मारा, तो इससे क्या हुआ? इसका जो चित्र है वो क्या हो गया? एक्सरे फिल्म पर क्या हो गया? छप गया। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया था कि एक्सरे निवर्तन से यानी एक्स किरणों के माध्यम से डीएनए की संरचना को समझने का प्रयास किया। अब सवाल यहाँ पे है कि इन्होंने तो प्रयास किया था, लेकिन ध्यान दीजिएगा इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा इस जो फिल्म पर जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर मिला, जो मवाद कोशिका के डीएनए का जो चित्र मिला, उसको बताने में, उसको एक्सप्लेन करने में ये जो दोनों साइंटिस्ट थे वो सफल ना हो सके, इसलिए इनके प्रयोग जो है आपका असफल हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा
ये जो फिल्म था उस पर जो मवाद कोशिका जो डीएनए है उसका एक डेटा मिला है ना प्रॉपर, तो उस डेटा को जानते हैं, उस डेटा को यूज किए कौन, याद रखिएगा, वाटसन और क्रिक। जैसे ये मवाद कोशिका है, इसका डीएनए है, इस पर एक्स किरणें मारे, इससे क्या हुआ, ये जो फिल्म है आपका एक्सरे फिल्म, इसके ऊपर क्या हो गया, इसका एक तस्वीर छप गया। तो ये जो तस्वीर था उसके बारे में आपका ये दोनों जो साइंटिस्ट थे वो बताने में असफल रहे, इसलिए इनका प्रयोग क्या हो गया, असफल रहा। लेकिन इन्होंने जो प्रयोग किया था उससे जो डेटा प्राप्त किया, उस डेटा को इन दोनों साइंटिस्ट ने अपने उपयोग में लाया, और उपयोग में लाने के बाद 1953 में क्या हुआ, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का आपका निर्माण हुआ, और बताया गया कि डीएनए क्या होता है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। अब से पूछा जाए कि डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना के बारे में किसने जानकारी दी, तो क्या बोलेंगे, वाटसन और क्रिक ने। कब दिया था, 1953 में। ठीक है। इसीलिए आपके 1962 में वाटसन को, क्रिक को और विल्किंस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सवाल है कि सर वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज दिया गया लेकिन फ्रैंकलिन को क्यों नहीं, तो याद रखिएगा उस समय तक इनकी डेथ हो चुकी थी, और 1960 के दशक में, 1960-70 के दशक में जो नोबेल प्राइज होता था वो उसी व्यक्ति को दिया जाता था जो जीवित होते थे। ठीक है ना। अब शायद अब इसका प्रावधान बदल गया है, अब मृत व्यक्ति को भी दिया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 1960 के दशक में जो नोबेल प्राइज होता था ना, वो क्या होता था, सिर्फ उसी व्यक्ति को दिया जाता था जो जीवित होते थे। तो याद रखिएगा फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला, क्योंकि उस समय तक क्या हुआ था, इनको, इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। इतनी बातें क्लियर है, इज इट क्लियर। चलिए डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देखते हैं कि वाटसन और क्रिक ने जो कि 1953 में दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको क्या विशेषताएं बताई गई थी, उन्होंने उस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत डीएनए के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया था, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। सोच लीजिए कि 1869 के बाद से लेकर के 1953 तक, आपके 1869 से 1900 कब 53 में खोज हुआ था, ये कितना साल होता है, 4 और आपके 8, लगभग 84 ईयर्स तक, सोच लीजिए 84 साल तक डीएनए का संरचना नहीं दिया गया था। आखिर इसकी कारण क्या था, याद रखिएगा 84 साल लग गए, आखिरकार डीएनए की खोज, कब हुआ था, 1869 में फ्रेडरिक मेसर ने किया। वहां से लेकर के जब वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय संरचना दिया, उस वहां तक 1953 तक लगभग 84 वर्ष हो गया, वहां तक लोगों के लिए एक रहस्य रहा कि आखिरकार डीएनए की संरचना होती कैसी है। ठीक है ना। तो आखिरकार इतना लंबा साल वर्ष क्यों लगा, याद रखिए उस समय तक क्या थी, तकनीक जो था ना उसकी क्या थी, आपकी कमी थी। किसकी कमी थी, तकनीक की कमी थी। आज के समय में क्या है, टेक्नोलॉजी ज्यादा विकसित है, उस समय उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था, इसलिए उस समय उतना आपका टाइम लगता था। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का द्विकुंडलीय संरचना दिया था उसके अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई थी, ध्यान से सुनिएगा। तो पहली बात इन्होंने बताया था कि डीएनए द्विरज्जुकी होता है, डबल स्ट्रैंड। पहली बात याद रखना कि डीएनए क्या होता है, द्विरज्जुकी होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वायरसों में जो डीएनए होते हैं ना, वायरस में जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, एस एस। ठीक है ना, एस एस यानी सिंगल स्ट्रैंड। लेकिन जो उसमें आरएनए होता है वो क्या होता है, आपका डबल स्ट्रैंड होता है। तो याद रखिएगा ऐसे नॉर्मल की बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है, आपका डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन जब वायरस की बात करते हैं तो वायरस में क्या होता है, डीएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है और आरएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। क्लियर। आगे देखते हैं। दूसरी बात इसके अंदर बताई गई थी कि दोनों रज्जु जो होते हैं, डीएनए में 2 रज्जु होता है, दोनों रज्जु क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति समांतर होता है, यानी एंटी पैरेलल। देखिए बिल्कुल ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, देख लीजिए एकदम बिल्कुल पैरेलल। अगर हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल क्या होगा, ऐसे आपको आएगा, देखिए ऐसे आपको आएगा। ये दोनों लाइन क्या होता है, दूसरे के एंटी पैरेलल, एक ऊपर जाएगा तो एक कहाँ आएगा, एक नीचे आएगा, एक ऊपर तो एक नीचे। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। समानांतर है लेकिन ओपोजिट है, एक ऊपर तो एक नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग आज इसके अंदर सीखेंगे कि आखिरकार जो होता है
डीएनए के जो दोनों रज्जु होते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल क्यों होते हैं, और इसमें कार्बन का जो आपका जो हम लोग जाते हैं इसमें 5' से 3' की ओर, और मतलब 5' से 3' क्यों मतलब क्यों जाते हैं इसमें, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी आपने क्या जाना है, अभी हम बताया है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, तो बोलेंगे फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, ठीक है ना। फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। देखिए ये आपका है शर्करा और ये क्या आपका है फॉस्फेट, शर्करा और फॉस्फेट। याद रखिएगा अगर डीएनए के रज्जु की बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड ना बना होता है फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, लेकिन अगर हम डीएनए के रज्जु की बात करते हैं, डीएनए के रज्जु की बात करते हैं, देखिए यहां पे हम करते हैं पी एस पी एस पी एस पी, ऐसे करते हैं। यहां पे क्या हो गया, यहां पे होता आपका ए टी जी, ऐसे होता है। तो देख सकते हैं ये जो बना ना आपका, ये जो बनता है आपका, ये क्या है आपका, ये एक स्ट्रैंड होता है ना, ये एक रज्जु हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा कि रज्जु के बनने में, एक रज्जु जो स्ट्रैंड बन रहा है उसके बनने में क्या है, तो फॉस्फेट और शर्करा, क्या फॉस्फेट और शर्करा भाग लेता है। देखिएगा डीएनए के एक रज्जु के बनने में सिर्फ कौन भाग लेगा, रज्जु यानी क्या, स्ट्रैंड के बनने में सिर्फ कौन भाग लेता है, तो बोलेंगे फॉस्फेट और शर्करा, नाइट्रोजन क्षार नहीं। अगर नाइट्रोजन क्षार लग गया तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देखते हैं हम लोग, ये जो हमारा दिख रहा है आपको, देख सकते हैं ये हमारा है क्या, शर्करा है, ठीक है ना, ये क्या आपका है शर्करा है, और ये क्या आपका है फॉस्फेट है, फॉस्फेट H3PO4, ठीक है ना। तो देखते हैं ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, और ये आपका है आपका शर्करा। तो शर्करा में काउंटिंग कहां से करते हैं, देखिए ये कौन सा शर्करा है, तो देखिए ये डीऑक्सीराइबोज है, क्या है आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा है ये, ठीक है ना, डीऑक्सीराइबोज शर्करा है ये, याद रखिएगा। अब इसमें होता क्या है, काउंटिंग कहां से करते हैं, 1 2 3 4 5, देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पहले बता दिया है क्लास में, ठीक है ना। देखिए अगर हम देखते हैं तो ये फॉस्फेट से आपका इस पोजीशन से आपका यहां से क्या OH में से H आएगा, और देखिए पांचवा पोजीशन पर क्या आएगा है आपका OH। तो OH और H, ध्यान सुनिएगा, OH और H, OH और H जब आपस मिलेगा तो यहां से बाहर कौन निकलेगा, यहां से बाहर निकलेंगे आपके H2O, जल के अणु। जब ये बाहर निकल जाएंगे तो ये O जो होगा आपका, इससे क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा, इसी का आपका होगा एक बॉन्ड बनेगा, और देखिए ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, ये आपका H और OH ये दोनों क्या हो गया, यहां से जल बन के क्या हो गया, निकल गया, ठीक है ना, क्या हो गया, जल बन के निकल गया। तो क्या हो गया, अब देखिए इसके बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड ऐसे बन गया, ऐसे बॉन्ड बन गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर, फॉस्फो एस्टर बंध, क्या बोलते हैं, फॉस्फो एस्टर बंध, फॉस्फो एस्टर बंध, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फो एस्टर बंध। अब यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब एक और फॉस्फेट लिया हमने, ठीक है ना, देखिए फॉस्फेट फॉस्फेट सकरा, एक फॉस्फेट दो फॉस्फेट हो गया, और उसके बीच में क्या है, एक शर्करा, ध्यान से समझिएगा, एक शर्करा और दो फॉस्फेट, एक शर्करा और दो फॉस्फेट। तो शर्करा का पहले क्या हुआ, शर्करा के पांचवा कार्बन पहले फॉस्फेट से रिएक्शन किया, तो यहां से OH में से H आपको आया, और यहां से OH जल बन गया, हो गया, निकल गया, तो यहां क्या बन गया आपका फॉस्फो एस्टर बंध। अब यहां पर देखिए इस शर्करा का तीसरा, चूंकि इसमें आपको कहां दिख रहा है पोजीशन पे, इसके बगल में कौन आपको है, तीसरा कार्बन पर आपको है OH, इसका OH और इसका H, फिर क्या होगा, जल बन गया होगा, निकल जाएगा। तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जल बन के फिर क्या होगा, निकलेगा, और यहाँ क्या रह जाएगा आपका O रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ से फिर एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बनेगा बॉन्ड है क्या आपका, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको भी बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बंध। अब बताइए, तो फॉस्फो एस्टर बंध यहां भी हो गया, फॉस्फो एस्टर बंध यहां भी हो गया, ये दोनों बताइए कि एक शर्करा है
और फॉस्फेट कितने हैं? 2। जब एक शर्करा 2 फॉस्फेट से जुड़ता है तो कितने फॉस्फोएस्टर बंध बनेंगे? 2 फॉस्फोएस्टर बंध। और दोनों फॉस्फोएस्टर बंध को जब मिलाएंगे ना हम लोग ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बंध। डाई क्यों लग गया सर? दो दो है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा उसको? फॉस्फोडाई एस्टर बंध। तो आपने क्या पढ़ा होगा कि शर्करा और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाई एस्टर बंध बनता है। अब इसमें आपको आ गया कि फॉस्फोडाई एस्टर कैसे होता है। याद देखिएगा, शर्करा का, इस शर्करा का 5वां कार्बन फॉस्फेट से और इस शर्करा का 3रा कार्बन फॉस्फेट से। अब देख सकते हैं कि 5 3, जब भी इसमें रिएक्शन होगा तो क्या होगा? 5 3, 5 कार्बन 3 कार्बन, 5 कार्बन 3 कार्बन के बीच होगी, 5 कार्बन और 3 कार्बन के बीच होगी, ठीक है ना। तो यहां से OH और यहां से H आपका क्या हो गया? फॉस्फोएस्टर बन गया। यहां से OH, यहां से H क्या बन गया आपका? फॉस्फोएस्टर बन गया। तो एक फॉस्फोएस्टर बंध, एक फॉस्फोएस्टर बंध, तो कितने हो गए? 2। ये दोनों को मिला क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाई एस्टर बंध। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, उसी प्रकार से ये और आगे जाएगा, और आगे जाएगा। देखिए इसका एक नमूना हमने यहाँ बताया है। देखिए ये आपके क्या है? देखिए ये शर्करा है, ठीक, ये शर्करा है ना, यहाँ फिर क्या आपका है? यहाँ फॉस्फेट है। फिर देखिए ये फॉस्फेट से क्या होगा? इस शर्करा का 3रा जुड़ेगा और इसका क्या? 5वां। फिर इस फॉस्फेट से क्या होगा? इसका 3रा और इसका 5वां जुड़ेगा ना। ध्यान समझिएगा, ये तो फ्री है, ये जो आपका है उस ऊपर से कौन जुड़ा है? तो क्या हुआ है? वो फ्री है, इसमें फॉस्फेट फ्री है। लेकिन इस शर्करा के देखिए यहाँ पे जब फॉस्फेट लिखते हैं, इस फॉस्फेट से क्या हो जाएगा? इस शर्करा का 3रा कार्बन और इस शर्करा का 5वां कार्बन जुड़ेगा, ठीक है ना। इस शर्करा का 3रा, जैसे देखिए ये आगे हम बनाएंगे ना, यहाँ पे ना एक और बनाएंगे तो क्या होगा? इसे यहाँ इसी जैसा यहाँ बनाते हैं हम लोग, इसी जैसा बनाते हैं तो क्या होगा? 5वां क्या होगा? 5वां का जो OH होगा वो क्या होगा? इससे जुड़ेगा। 5वां का OH, जैसे मान लिया बना के दिखाते, देखिए समझिए। देखिए यहाँ पे कार्बन बनेगा, बनेगा ना, यहाँ पे फिर से OH बनेगा, बनेगा OH, फिर से बनेगा H H H OH H H H H OH। अब बताइए तो फिर से क्या होगा? इसका OH और इसका H जुड़ेगा। अब दिमाग लगाइए कि देखिए एक फॉस्फेट इस शर्करा के 3रे से जुड़ा और यही फॉस्फेट इस शर्करा के किससे जुड़ गया? 5वें कार्बन से जुड़ गया। किससे? 5वें से। तो लिख बनाया, देखिए 3रे से और 5वें से, फिर देखिए 3रे से और 5वें से, और ये क्या होगा? इसमें ये क्या होगा आपका? फ्री है। तो ध्यान से देखिएगा, एक ये जो न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, ये जो रज्जु बन रहा है जिसमें शर्करा है, फॉस्फेट है, तो जो रज्जु बन रहा है आपका जिसमें शर्करा और फॉस्फेट भाग लिया है, उसमें देख क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ पे 5, यहाँ पे 5वां कार्बन क्या है? उस पे फॉस्फेट फ्री है और इसमें 3रे कार्बन पे क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह फ्री है। तो वहीं लिखा है, देखिए 5' कार्बन पे क्या होगा? फॉस्फेट मुक्त होगा और 3' कार्बन पे क्या आपका होगा? OH समूह मुक्त होगा। क्लियर? हाँ या ना? देखिए यहाँ पे जब हम लोग 3रा बनाएंगे तो यहाँ पे कौन आपका फ्री हो जाएगा? OH फ्री हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए तो ये फॉस्फेट फ्री है, यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा? फॉस्फेट फ्री हो जाएगा। यहाँ पे फॉस्फेट और यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा? OH। उसी तरह से अब आगे बढ़ते आपको चल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया गया आपको कि यदि एकल रज्जु DNA में 100 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं तो कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे? देखिए इसका बनाने का तरीका क्या होता है आपका? N-1। अगर 100 नाइट्रोजनी क्षार है तो ये घटा देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए तो नाइट्रोजनी क्षार, यहाँ पर देखिए 100 नाइट्रोजन क्षार आपका होगा तो उसमें कितने फॉस्फोडाइस्टर बंद होंगे? तो देख सकते हैं कि जितना आपका होगा उसमें से क्या कर देंगे? एक माइनस कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक माइनस करेंगे, क्या आपका होगा? आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? यदि एकल रज्जु अगर सिंगल स्ट्रैंड हुआ तो 100 माइनस, अगर 100 है तो 100 माइनस है। अब अगर डबल स्ट्रैंड हुआ तो जितना आपको रहेगा उसमें से क्या कर देंगे? 2। अगर मान लीजिए यही लिखा रहेगा यदि द्विरज्जु की DNA में 100 नाइट्रोजन क्षार होंगे तो कितने फॉस्फोडाइस्टर बंध? तो 100 माइनस 2 यानी 98। अगर एकल रज्जु की है तो 100 माइनस 1 यानी 99। अगर मान लीजिए 50 रहता तो 49 होता, अगर द्विरज्जु होता तो 48 होता है इसका आंसर।
ठीक है ना। तो आपके दिमाग में बात गई कि आखिरकार 5 डैश से ही 3 डैश, देखिए 5 डैश से, देखिए यहाँ पे 5 डैश फ्री है, 5 डैश फ्री है, यहाँ क्या क्या है 3 डैश फ्री है। इसलिए क्या होता है आपका जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो कहाँ जाता है 5 डैश से 3 डैश की ओर और 3 डैश से 5 डैश की ओर, एक दूसरे क्या होते हैं एंटी पैरेलल होता है, और दोनों जो रज्जु होता है दूसरे से क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक क्लास में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए